किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोंगल के अवसर पर देश के किसानों को बताया आत्मनिर्भर भारत का आधार। कहा कि अगली नस्ल के लिए मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना है जरूरी। चीन को पछाड़कर भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश। 2025 में भारत में 150 मिलियन टन से ज्यादा चावल का हुआ उत्पादन। किसान हितैषी योजनाओं और सब्सिडी के साथ ही आधुनिक इनपुट ने किसानों को किया मजबूत। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किया BSL-4 बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का शिलान्यास। लैब में खतरनाक वायरसों पर की जाएगी रिसर्च। कहा कि जीनोम इंडिया अभियान के तहत 10,000 से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा रखे गए हैं सुरक्षित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने देहरादून में किया गंगा जलीय जीव संरक्षण अनुश्रवण केंद्र का लोकार्पण। भारतीय स्कीमर संरक्षण परियोजना का भी किया शुभारंभ। जलीय जीवों और मोटे अनाज पर आधारित कई पुस्तकों का भी किया विमोचन। और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्रांति के पावन अवसर पर पोंगल पर्व में हिस्सा लिया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक रीत रिवाज के साथ इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिल संस्कृति में किसानों को जीवन का आधार माना जाता है। किसान राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इससे आत्मनिर्भर अभियान को मजबूती मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश के किसानों को आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल का त्यौहार हमें प्रेरित करता है कि हम केवल शब्दों तक सीमित ना रहें। धरती हमें जो इतना कुछ देती है, इसको संजोने का दायित्व भी हमारा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली नस्ल के लिए मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना जरूरी है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। 2025 में भारत ने चावल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है और इस दौरान भारत में 150 मिलियन टन से ज्यादा चावल का उत्पादन हुआ।
केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हितैषी योजनाओं और सब्सिडी के साथ ही आधुनिक इनपुट ने किसानों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि चावल उत्पादन में अव्वल होना किसानों की कड़ी मेहनत और कृषि विकास को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण को दिखाता है। सरकार ने चावल के निर्यात पर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं और जिससे भारत के चावल निर्यात में पिछले साल 19.4% की तेजी वृद्धि हुई है और इससे भारत का निर्यात अब तक के दूसरे सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पाबंदियां हटाने से भारतीय चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गया है और दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की फैसिलिटी का शिलान्यास किया और इस लैब में खतरनाक वायरसों पर रिसर्च की जाएगी। BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी के शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का फोकस इंसान और पशु सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य शोध आधारित सुरक्षा प्रदान करना है और ये लैब सभी की जरूरतों को पूरा करेगी। यह सुविधा वैज्ञानिकों को अत्यंत संक्रमणात्मक और घातक वायरस पर एकदम सुरक्षित वातावरण में संशोधन करने की एक प्रकार से प्लेटफॉर्म यहां पर उपलब्ध होगा और यहां पर दुनिया भर की अच्छे से अच्छी BSL-4 लैब का स्टडी कर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। सिर्फ मानवीयों के लिए नहीं, पशुओं से होकर मानवी तक पहुंचने वाले रोगों का भी अध्ययन करने की ये विश्व स्तरीय व्यवस्था यहां पर होगी। गृह मंत्री ने देश के युवाओं को जॉब क्रिएटर बताया। उन्होंने कहा कि जीनोम इंडिया अभियान के तहत 10,000 से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा सुरक्षित रखे गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पुणे के वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद गांधीनगर की लैब भी बेहतर रिसर्च के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन हेल्थ मिशन से देश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। यहां पर BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया गया। एक प्रकार से पुणे की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के बाद ये भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब होगी। भारत सरकार ने वन हेल्थ मिशन से मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। 2014 में बायोटेक क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 500 से कम थी और 2025 में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 10,000 क्रॉस कर चुकी और इस क्षेत्र में काम करने वाले भारत के युवाओं ने साबित कर दिखाया है कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में गंगा जलीय जीव संरक्षण अनुश्रवण केंद्र व राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने गंगा भवन परिसर में स्थापित विभिन्न प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया और जलीय पारिस्थितिकी, इको टॉक्सिकोलॉजी और स्पेशल इकोलॉजी लैब की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और इसके साथ ही भारतीय स्किमर संरक्षण परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जलीय जीवों और मोटे अनाज पर आधारित कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि गंगा जलीय जीव संरक्षण अनुश्रवण केंद्र व राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भविष्य में गंगा बेसिन में जैव विविधता संरक्षण के लिए अहम केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मैं आज देहरादून का जो विजिट किया और जो हमने यहाँ पर देखा है कि लैब के अंदर आने वाले दिनों में जो हमारी आवश्यकता है कि हमारे देश में पोल्यूशन पानी में, मिट्टी में, जानवर में किस तरह का है और उसका उपाय भी यहाँ से ही हमें मिलेगा। मुझे लगता है ये जो डेवलप हो रहा है वो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ा, और सिर्फ देश के लिए नहीं, साउथ पूरा एशिया में इसके ऊपर काम हो रहा है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा लैब बना है और पूरा अद्यतन लैब यहाँ निर्माण हुआ है।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 पर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि इस योजना में कोई राजनीति एजेंडा नहीं है। अब ये योजना डिजिटल रूप में लागू की जा रही है, जिससे ये योजना अब पहले की तरह गड्ढे खोदने और भरने की खाना पूर्ति से आगे बढ़ेगी और इसका लाभ गाँव में रहने वाले किसानों को, श्रमिकों को, दोनों को होगा। बार बार मीडिया में बातें आती थी, एक मजाक बन गया था कि साहब ये गड्ढे खोदने वाली स्कीम है। तो गड्ढे खोदे हुए खाली रह जाते थे, फिर भर दिए जाते, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से खुदाई का काम शुरू हो जाता। उसको ना करके हमने इसको आउटकम ओरिएंटेड के बनाना क्या, उसका नतीजा यह हुआ था कि हमारी एलोकेशंस में भी कमी आ गई थी। सन 2013 के चलते चलते एलोकेशन गिर करके 3300 करोड़ तक पहुँच गई। दूसरा पहलू फाइनेंसिंग का, जैसे कहते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन, वो भी लाने का इसमें प्रयास किया गया है। और इसीलिए फिक्स्ड एलोकेशन इंस्टेड ऑफ ओपन एंडेड, यानी सरकार को, प्रदेश सरकार को पैसा दे दिया जाएगा, फिर एक समन्वय के साथ तय किया जाएगा कितना पैसा कहाँ लगाना है, क्या प्राथमिकता रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना में अब प्रदेश सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होगी, जबकि केंद्र वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और इस योजना के तहत अब 100 दिनों के बजाय 125 दिन काम मिलेगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। राज्य सरकार अपनी योजना तैयार करेगी और केंद्र को भेजेगी, जिसके बाद केंद्र वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। एक तो खैर इसके टाइटल का, दूसरा 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन इंक्रीज टू 125 डेज। तीसरा फंडिंग मॉडल, जैसे था कि 100% पहले सेंट्रल फंडिंग हुआ करती थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, पैसा खत्म हुआ और मांग लिया। अब ये रहेगा उसी तरह से जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट्स में अधिकतर रहता है, 60-40 रेशो। 60% केंद्र की ओर से, 40% प्रदेश सरकार की ओर से, एक्सेप्ट फॉर जो पहले भी जिन प्रदेशों को इसकी एक छूट दी गई थी, जैसे पूर्व उत्तर के प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर के प्रदेश हैं, कुछ एक हिमालयन राज्य हैं, जहाँ पर के 100% यूटीज में भी केंद्र की ओर से। बजट एलोकेशन पहले इट वाज डिमांड ड्रिवन, कि पैसा मांगते जाओ और जाता जा रहा था। अब उसके बजाय इट विल बी नॉर्मेटिव एलोकेशन स्टेट वाइज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। और अगर आपने स्टेट हमें एस्टिमेट देगी। राजस्थान का सवाई माधोपुर अपनी मीठी पहचान अमरूद को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 18 और 19 जनवरी को दशहरा मैदान में अमरूद महोत्सव एवं उन्नत कृषि तकनीकी मेला 2026 आयोजित किया जाएगा। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला अमरूदों की मिठास को लेकर न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में अपनी खास पहचान रखता है। यही कारण है कि सवाई माधोपुर अमरूद महोत्सव और उन्नत कृषि तकनीकी मेला 2026 का आयोजन करने वाला है। जिले में पंच गौरव अभियान के तहत 18 और 19 जनवरी को दशहरा मैदान में इस मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जिले की कृषि पहचान को नई ऊंचाई देना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और खेती को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है। वर्तमान में जिले के करीब 20,000 किसान लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद की खेती कर रहे हैं। इससे प्रति वर्ष करीब 4 लाख मीट्रिक टन अमरूद का उत्पादन हो रहा है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 6 अरब रुपए है। इस 2 दिवसीय आयोजन में जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन 10,000 से अधिक किसानों के शामिल होने की संभावना है। इस महोत्सव में 150 से अधिक स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स पर अमरूद की विभिन्न उन्नत किस्मों, उनसे बनने वाले प्रसंस्कृत उत्पादों और उन्नत पौधों की प्रदर्शनी की जाएगी। इसके साथ ही किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। मेले में स्मार्ट फार्मिंग मॉडल, हाईटेक बागवानी, जैविक और प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण का लाइव डेमो और उन्नत कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा जिले के श्रेष्ठ अमरूद उत्पादक किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि स्टार्टअप्स और वैज्ञानिकों के साथ सीधा संवाद आयोजित कर किसानों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। इस उत्सव से न केवल किसानों की आय बढ़ने की बल्कि अर्थव्यवस्था के भी मजबूत होने की उम्मीद है। शमीम अख्तर, किसान समाचार।
उत्तर भारत में गंगा स्नान, पश्चिम में पतंगों से रंगा आसमान और घर घर में तिल और गुड़ की मिठास। आज देश भर में विभिन्न त्योहारों की रौनक देखी जा रही है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू ये त्योहार समुदाय, साझा संस्कृति और प्रकृति के साथ सामंजस्य की उत्सव मनाते हैं। आज सूर्य उत्तरायण हुआ है और इसी के साथ भारत में आस्था, परंपरा और उत्सव का महासंगम देखने को मिल रहा है। आज है मकर संक्रांति, जब प्रकृति, परिश्रम और परंपरा एक दूसरे से जुड़ते हैं। उत्तर भारत में इस दिन स्नान, दान का विशेष महत्व होता है। घर घर तिल और गुड़ की मिठास और आसमान में उड़ती रंगीन पतंगे। मकर संक्रांति नई शुरुआत और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देती है। प्रयागराज में संगम पर माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति पर विशेष व्यवस्था की गई है। मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं, संयम, सद्भाव और नई शुरुआत का प्रतीक है। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम है। गंगा माई हम सब लोग को खूब अच्छी तरह से दर्शन दी, खूब अच्छी तरह से स्नान भा। बहुत ही दिव्य व्यवस्था है यहाँ गंगा जी के, और योगी और मोदी जी का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। और इसी दिन असम में मनाया जाता है माघ बिहू, फसल कटाई के बाद कृतज्ञता और सामूहिक उल्लास का पर्व। मेजी की अग्नि में पुरानी चिंताओं की विदाई और नए संकल्पों की शुरुआत। दक्षिण भारत में मनाया जा रहा है पोंगल। ये पर्व किसान और प्रकृति के आपसी जुड़ाव को दर्शाता है। नए धान से पोंगल पकता है, सूर्य देव को अर्पण किया जाता है और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। कहीं इसे संक्रांति कहा जाता है, तो कहीं बिहू, तो कहीं पोंगल। नाम अलग है लेकिन भावना एक। परिश्रम का सम्मान, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और साथ मिलकर खुशियां मनाने की परंपरा। आज का दिन सिर्फ त्योहार नहीं, एक संदेश है। बदलाव को अपनाइए, परंपरा को सहेजिए और भविष्य की ओर आशा के साथ बढ़िए। मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल, एक दिन कई उत्सव, और यही है भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। रबी सीजन में ज्वार की बुआई इस बार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कृषि मंत्रालय के 29 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन 2025-26 में ज्वार की खेती 20.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक ही हो पाई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ज्वार का रकबा 22 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया था। इसका मतलब है कि इस बार ज्वार की बुआई में करीब 1.62 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। वहीं मंडियों में ज्वार की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की ब्यावर मंडी में 12 जनवरी को ज्वार 3,300 रुपए प्रति कुंटल पर बिका, जो 13 जनवरी को 300 रुपए की गिरावट के साथ 3,000 रुपए प्रति कुंटल पर रह गया। राजस्थान की ही नागौर मंडी में ज्वार के दामों में भारी नरमी देखने को मिली। यहाँ बीते दिन ज्वार 4,700 रुपए प्रति कुंटल पर बिका, लेकिन मंगलवार को इसके भाव 850 रुपए गिरकर 3,850 रुपए प्रति कुंटल पर आ गए। गुजरात की जूनागढ़ मंडी में भी ज्वार के दाम सुस्त रहे। 12 जनवरी को यहाँ ज्वार 4,065 रुपए प्रति कुंटल पर था, जो 13 जनवरी को 325 रुपए की गिरावट के साथ 3,740 रुपए प्रति कुंटल पर पहुंच गया। हालांकि राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में हल्की तेजी दर्ज की गई। यहां 12 जनवरी को ज्वार 4,750 रुपए प्रति कुंटल पर कारोबार किया था, जो अगले दिन 55 रुपए की बढ़त के साथ 4,805 रुपए प्रति कुंटल पर हो गया। वहीं ज्वार की पैदावार को लेकर जारी नए अनुमान इसके बाजार भाव पर असर डाल सकते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में खरीफ ज्वार की पैदावार घटकर 15.21 लाख टन रह सकती है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 17.37 लाख टन रही थी। यानी खरीफ ज्वार की पैदावार में करीब 2.16 लाख टन की कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका असर आगे चलकर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है।
रबी सीजन में बाजरे की बुआई इस बार धीमी चाल से आगे बढ़ रही है और आंकड़े पिछले साल से कमजोर नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन 2025-26 में अब तक बाजरे की बुआई करीब 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही हो पाई है, जबकि पिछले रबी सीजन 2024-25 में इसी अवधि तक बाजरे का रकबा 12,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया था। यानी इस साल रबी बाजरे की खेती लगभग 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं देश की अधिकतर मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है, जिसके चलते भावों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 12 जनवरी को बाजरे के दाम 2,000 रुपए प्रति कुंटल रहे और 13 जनवरी को भी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाथरस मंडी में हालांकि भावों में हल्की तेजी देखने को मिली। यहां बीते दिन बाजरा 2,245 रुपए प्रति कुंटल पर बिका था, जो मंगलवार को 10 रुपए की बढ़त के साथ 2,255 रुपए प्रति कुंटल हो गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे के दामों पर नरमी रही। 12 जनवरी को यहां बाजरा 2,200 रुपए प्रति कुंटल पर कारोबार कर रहा था, लेकिन 13 जनवरी को इसके भाव 100 रुपए टूटकर 2,100 रुपए प्रति कुंटल पर आ गए। अगर राजस्थान की दूसरी मंडियों की बात करें तो मंगलवार को उदयपुर मंडी में बाजरे की कीमत 2,300 रुपए प्रति कुंटल दर्ज की गई। वहीं गंगानगर मंडी में बाजरा 2,173 रुपए प्रति कुंटल के भाव पर बिका, जबकि जयपुर ग्रामीण मंडी में इसके सौदे 2,295 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान सुपारी की पकी पौध की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय वायंगनी धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही कोंकण के किसान मूंगफली, सब्जियों और बागों की आवश्यकतानुसार सिंचाई कर लें। वहीं महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, सोलापुर और पुणे के किसान अरहर की पकी फसलों की कटाई करके इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भंडारित कर लें। मराठवाड़ा के किसान गन्ने और अरहर की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। बात करें महाराष्ट्र के विदर्भ की तो यहाँ पर किसान कपास और अरहर की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं, अलसी, सरसों और फलों के बागों की समयानुसार सिंचाई करें। वहीं विदर्भ के पूर्वी इलाकों में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। अब बात कर्नाटक की। यहाँ के उत्तरी हिस्सों के किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी सूखे इलाकों के किसान कपास और मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई का काम भी कर लें। कर्नाटक के पूर्वी सूखे इलाकों में किसान रागी, मक्का, सूरजमुखी और लोबिया की पकी फसलों की कटाई करें। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों के किसान धान, मक्का, कपास और सुपारी की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों की नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए शाम को हल्की सिंचाई करें। यहाँ पर किसान केले, नारियल और सुपारी के पौधों की समयानुसार सिंचाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल
गेहूं या धान के चोकर अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की, जिसमें व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी बताएं कि कौन से काले चिट्ठे का वो बैग था जो ईडी को नहीं देना चाहती थी। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग में एक्सपोर्ट प्रेसाइडेड इंडेक्स 2024 को रिलीज किया। 81 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मकर संक्रांति के इस बड़े त्योहार पर दिल्ली में अगले 81 आरोग्य मंदिर समर्पित करने का काम चल रहा है और इससे पहले 238 आरोग्य मंदिर दिल्ली में खोले जा चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड कैंप में एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2026 में शामिल हुए। प्रयागराज के माघ मेले में शक्तिला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह 6 बजे तक लगभग 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर 26 और 29 जनवरी को दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेगा। 26 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक और 3 बजे से शाम 6 बजे तक हवाई अड्डे पर गैर निर्धारित उड़ानों के उड़ान भरने या उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय रेलवे जल्द ही 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को ये घोषणा की। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें।